राज्यसभा से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बता दें आपको, आज दोपहर 1 बजे यह बिल पेश होने जा रहा है राज्यसभा में। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होना तय माना जा रहा है। राज्यसभा में भी एनडीए के पास बहुमत के आंकड़े हैं। देर रात लोकसभा में पेश हुआ था वक्फ संशोधन बिल और देर रात लोकसभा से ये पास हो गया था और आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे इस बिल को पेश किया जाना है। लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की गहन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पारित कर दिया गया है। और बता दें आपको, इसी के साथ आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा और कल लोकसभा में देर रात तक इस बिल पर चर्चा हुई और जिसके बाद इस बिल को पास किया गया। 288 वोट के साथ इस बिल को पास किया गया है। 232 वोट विपक्ष में पड़े हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, देर रात 2 बजे हुई मतदान प्रक्रिया में 520 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसमें 288 सदस्यों ने बिल के पक्ष में मतदान किया, जबकि 232 ने विरोध में अपना मत डाला है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी कि उम्मीद का नाम दिया है। अब यह बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बिल पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध स्वरूप इसे फाड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून मुसलमानों को अपमानित करने के इरादे से लाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं गांधी की तरह इस वक्फ बिल को फाड़ता हूं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों में गैर इस्लामिक हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के तहत अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। तो आइए अब सबसे पहले आपको वो ऐतिहासिक क्षण दिखाते हैं जब रात करीब 2 बजे फाइनल वोटिंग के बाद रिजल्ट सामने आया। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। उधर बिल पास होने से पहले जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक की कॉपी फाड़ी, तो इस पर जेपीसी अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बहस करनी है तो करे, लेकिन इस तरह से बिल फाड़कर लोकतंत्र का अपमान करना निंदनीय है और यह संसद की गरिमा के खिलाफ भी है। सुनिए। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। कि आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा। तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा चले गए। मैं पूछना चाहता हूं, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। तो चलिए, असदुद्दीन ओवैसी ने तो इस बिल को फाड़ दिया। अब सीधा रुख करते हैं बहुत सारे सवालों के साथ। हमारे साथ 2 अतिथि इस वक्त मौजूद हैं।
आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक हैं और कांग्रेस प्रवक्ता वाचस्पति द्विवेदी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविरल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल लोकसभा में देर रात बिल पास हो गया, इसके बाद आज राज्यसभा की बारी है। राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े जो हैं वो 119 सांसद अगर वोट देते हैं पक्ष में तो ये बिल पास किया जाएगा, लेकिन बीजेपी के पास 98 सांसद हैं और एनडीए को अगर जोड़ लें तो 115 के आसपास हैं। क्या लग रहा है आज राज्यसभा में क्या कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या फिर बिल आसानी से पास हो पाएगा? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय चुनौतियों का सामना करने का, किसी प्रकार की किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस विश्वास को मैं दिलाना चाहूंगा आपके दर्शकों को सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से। नंबर 2, जहां तक विषय असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा जिस प्रकार से बिल को फाड़ने का कार्य किया गया, विधेयक को फाड़ने का कार्य किया गया, ये बहुत दुखद है, निंदनीय है और ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनपार्लियामेंट्री है और जनता निश्चित रूप से इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगी। ये संविधान के आधार पर ना चलने वाले लोग हैं, संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं। असल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग अगर कोई है तो यही लोग हैं, एआईएमआईएम के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, शिवसेना यूपीटी के लोग हैं, पीडीपी के लोग हैं, एनसीपी शरद पवार के लोग हैं। निश्चित रूप से जो पूरा विपक्ष कर रहा है ये संविधान का अपमान करने का कार्य कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का प्रयास यदि किसी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, किसी संगठन और किसी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है और विपक्ष को निश्चित रूप से जनता वोट की चोट करके मुंहतोड़ जवाब देगी, इस पर कोई दो राय नहीं। चलिए वाचस्पति द्विवेदी जी, विपक्ष से अब जानते हैं कि यहाँ पर ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया, क्या ये असंवैधानिक नहीं है? क्या राय है आपकी? नहीं, बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है। इसके पहले भी विश्व में बहुत सारी संसदों में होता रहा है, हिंदुस्तान की संसदों में भी ऐसा, संसद में भी ऐसा तो हुआ बिल है। को फाड़ देना ये कौन सी तरकीब है? मेरी बात को सुन लीजिएगा, ये असंवैधानिक किसी प्रकार नहीं है। किसी की सहमति को व्यक्त करना, मेरा पॉइंट आपने पूछा, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये पहले भी स्थापित होता रहा है। विश्व की सभी संसदों में इस प्रकार की व्यवस्था होती रही है। इसके पहले गांधी जी ने भी किया, राहुल गांधी जी ने खुद अपनी सरकार के खिलाफ किया, तो वह संवैधानिक किस प्रकार हो सकता है? अगर हम उससे मुत्तफाकिक नहीं रहते हैं, हम उससे सहमत नहीं है, तो हम उसको बिल्कुल फाड़ सकते हैं, हम उसकी अपने खिलाफ है, बिल्कुल असंवैधानिक आप कैसे कह सकते हैं? बिल को फाड़ कैसे सकते हैं? लेकिन बिल को फाड़ क्यों सकते हैं? क्यों नहीं? संवैधानिक अधिकार है पूरा। कहाँ पर लिखा हुआ कि संवैधानिक? तो ये अधिकार भी कहाँ है कि बिल को फाड़ दीजिए? बिल्कुल अधिकार है, अगर हम सहमत नहीं है तो बिल फाड़ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अविरल जी जवाब दें। अरे आप बताइए कौन सी धारा में है? संवैधान की धारा में संवैधानिक है, असंवैधानिक क्या है? यहाँ तो संवैधानिक बताए ना, कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी धारा के तहत असंवैधानिक है? बिल फाड़ने की अनुमति संविधान के द्वारा कौन से अनुच्छेद में दी गई है? कौन सा आर्टिकल का आपने बताइए। अगर आप स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, कौन सी स्वतंत्रता है? ये कौन से लोकतंत्र के नाम पे आप संविधान को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं? और आज आप बात करते हैं स्वतंत्रता की, आज आप बात करते हैं लोकतंत्र की। एक जमाने में आपने इस देश पे आपातकाल लगाने का काम किया, प्रेस की बिजली काटने का काम किया, अखबारों की बिजली काटने का काम किया, एक प्रकार से पूर्ण विपक्ष को जेल में ठूसने का काम किया। आज आप बात कर रहे हैं संविधान की और बिना संविधान को पढ़े आप संविधान की बात कर रहे हैं, बिना संविधान को जाने आप संविधान की बात कर रहे हैं। आज संविधान के आधार पर ना चलने वाले लोग हैं। क्या संविधान के आधार पर किया था आपने भ्रष्टाचार? क्या आपने जो बोफोर्स घोटाला किया, नेशनल हेराल्ड स्कैम किया, क्या ये स्कैम्स जितने भी किए गए ये संविधान को पढ़ के किए थे आपने? उन घोटालों पर आप बोलिए, इमरजेंसी के मुद्दे पर आप बोलिए और करप्शन पर आप बोलिए, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को बोफोर्स घोटाला करने वालों से किसी प्रकार से सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वाचस्पति जी जवाब दें, क्या लगता है वक्फ बिल, वक्फ संशोधन बिल में क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं? क्या लग रहा है आपको? निमी जी, सबसे पहले जब असंवैधानिक शब्द इस्तेमाल हुआ तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसको साबित करना है? बर्डन ऑफ प्रूफ जो संवैधानिक इसको कह रहे हैं वो जरा साबित करके दिखाएं कि संविधान की किस धारा अनुच्छेद में असंवैधानिक शब्द है। जब आप असंवैधानिक शब्द कह रहे हैं पहले उसको प्रूफ आप करें, क्योंकि आप एलिगेट कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपकी है और उसमें बहुत हमारे उस पर विषय हैं, इस पे एप्रीहेंशन है। अब हमें केवल मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बात नहीं है,
मुस्लिम वक्फ बोर्ड के साथ साथ जितने भी अन्य जो भी इदारे हैं, चाहे वो बौद्धों के हों, चाहे वो सिखों के हों, जो भी अल्पसंख्यक इदारे हैं, अब उनका नंबर आने वाला है। आप एक तरफ हिंदू मंदिरों की बात नहीं करते, न्यासों की बात नहीं करते, पीछों की बात नहीं करते, जिनके पास अकूत संपदा है, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों एकड़ भूमि उनके पास है, उसका दुरुपयोग और संयुक्त कहाँ उपयोग हो रहा है। जहां तक आप अन्य इधर समय में आप देख लीजिए, लोगों के कब्रिस्तान खत्म हो गए हैं। अब वो आप बताइए अपनी डेड बॉडीज को कहाँ लेके जाएं। हमारे यहाँ एक इटावा जनपद के पास एक लखना है जो महिवा ब्लॉक में एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है, वहां पर लोग अपने घरों के अंदर दफना रहे हैं और एक के ऊपर एक कमरे में अंदर कब्र दफन की जा रही है। आखिर कब्रिस्तान लोग कहाँ चले गए, वो उसकी प्रॉपर्टी थी। आप इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इस बात पर एप्रीहेंशन है कि आपने जो 4 सदस्य ला रहे हैं, सुन लीजिए, 4 सदस्य जो नॉमिनेट करेंगे, वो 4 सदस्य 2 नॉमिनेट तो आप करेंगे ना, सरकार नॉमिनेट करेगी ना, तो चारों सदस्य एक तरफ और 2 लोग जैसे कि कभी भी फोड़ लिए जाते हैं, कभी भी बिक जाते हैं लोग, किसी भी ट्रस्ट के, किसी भी समुदाय के, किसी के भी, चाहे किसी ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदू ट्रस्ट हो, चाहे मुस्लिम ट्रस्ट हो, चाहे बौद्धों का ट्रस्ट हो। ठीक है अविरल जी, एक मिनट। और यहाँ पर इस बीच हमारे साथ सपा से प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राकेश प्रजापति जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। राकेश जी, ये बताएं कि सपा आखिर इस बिल का विरोध क्यों कर रही है, क्या वजह है? देखिए, ये बिल देश के संविधान जो कि धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, सभी धर्म इस देश के अंदर समान हैं, सभी सद्भाव से रहने की बात करता है, गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने की बात करता है। एक बिल जो केवल एक विशेष कम्युनिटी के जमीनों पर कब्जा करने के उद्देश्य से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जमीनों पे कब्जा तो नहीं हो रहा है, इस बात को किरेन रिजिजू ने सिरे से खारिज किया है और उन्होंने कहा है पारसी सबको बराबरी का अधिकार देने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। संविधान के आधार पर हम कह रहे हैं इक्वालिटी। आप संचालित कर रहे हैं डिबेट को, अविरल जी करेंगे। अगर अविरल जी हर एक के बीच में इस तरीके से बोलेंगे तो अविरल जी को भी नहीं बोलने दिया जाएगा। ठीक है अविरल जी, ठीक है अविरल जी, 2 मिनट आपकी तरफ भी वापस आएंगे। राकेश जी, ये बताएं कि यहाँ पर ये जो कहना है कि सरकार जमीन को हड़पने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि साफ तरीके से ये कहा गया है कि ये बिल इसलिए पारित करना जरूरी है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। नलिनी जी, एक बात चीज समझ में नहीं आती, जैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलना शुरू करते हैं, भाजपा को तो दर्द होता ही है, विश्व हिंदू परिषद को भी दर्द होता है, कोई बात नहीं है, एंकरों को दर्द होना शुरू हो जाता है। ये एंकरों को दर्द नहीं होता है, नहीं, ये बातें मैं सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि ये हमारा स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हर किसी को बोलने का अधिकार है और बराबर बोलने का अधिकार है। सुनी आपने मेरी पूरी बात सुनी क्या? नहीं तो आप आरोप नहीं लगा सकते हैं कि एंकरों को दर्द होता है। यहाँ पर बात सिर्फ वक्फ बिल की हो रही है, यहाँ पर बात वक्फ बिल की हो रही है कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, और जो तथ्य है हम वो सामने रखेंगे। आप सुनते तो है नहीं, क्या एयरलाइंस नहीं बिका, क्या एयरपोर्ट नहीं बिके, क्या प्लेटफॉर्म नहीं बिके, क्या ये बेचे गए नहीं बेचे गए, किसके द्वारा बेचे गए? क्या प्राइवेटाइजेशन हुआ नहीं हुआ है? जो रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए का मिलता था वो 50 रुपए का हुआ है नहीं हुआ है? अडानी ने कितने पोर्ट खरीदे हैं नहीं खरीदे हैं? किसने बेचे? भारतीय जनता पार्टी ने बेचे। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर के बेचने का काम करेंगे। आप रोक लेंगी क्या? आप रोक सकती हैं, लिख के दीजिए आप रोक लेंगी। नहीं हो सकती ना, आप रोकना ना रोकना लागू करना। नलिनी जी सुनना करिए, ठीक है ना, मैं आपके साथ में कई बार कह चुका हूँ, पहले हमारी बात आपकी बातों को सुन रही हूँ, आप अपनी बातों को रखें, बोलना शुरू करते हैं और आप तो लेकिन आरोप ना लगाएं, ये तरीका सही नहीं है। नहीं आरोप ना लगाया, बोले तो ठीक है, विश्व हिंदू परिषद के बारे में बोले वो ठीक है, हिंदू धर्म गुरु को बैठा लेंगे, राजनीतिक विश्लेषकों को बुला लेंगे, मुस्लिम स्कॉलर को भी। नहीं राकेश जी देखिए, आप मुद्दा से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं।
यहाँ पे मुद्दा वक्फ संशोधन बिल के बारे में है। आज राज्यसभा में 1 बजे बिल पेश होना है और ऐसे में सपा को क्या परेशानी है, वक्फ बिल को लेकर के क्या कमी आपको नजर आ रही है, ये तथ्य आपको रखना है, ना ही कि आरोप लगाना है। को इसलिए परेशानी है, सुन लीजिए, सपा को परेशानी है संविधान के अनुच्छेद 26 की धार्मिक स्वतंत्रता से का ये विरोध करने वाला बिल है। धार्मिक स्वतंत्रता, सभी धर्मों के मजहबों को अब बिल लाना चाहिए ना। चलिए ठीक है, वक्फ बोर्ड तो पास हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। अब बिल लाइए तिरुपति बालाजी के खिलाफ, लाइए साई मंदिर के खिलाफ, लाइए सभी संपत्तियों के, राम मंदिर के खिलाफ। ठीक है, अविरल जी क्या जवाब देंगे इस पर? की संपत्तियां वो भी सब सरकारी संपत्ति बननी चाहिए। इसमें कौन सी परेशानी है? जब एक धर्म की बात हो रही है, दूसरे धर्म की भी बात होनी चाहिए, उसमें कौन सी परेशानी है? मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, सुनिए नल्ली जी, मैंने पहले भी आपके साथ कहा था, जितने भी भारत के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो भी चीजें हैं, सारी संपत्तियां सरकारी कर दी जाए और इनसे होने वाली आय, चाहे वो तिरुपति का बालाजी मंदिर हो, चाहे साईं मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, इनसे होने वाली आय से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की शिक्षा पर ठीक है राकेश जी, समय का अभाव है, अविरल जी बताएं। लेकिन किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से दावे ठोकने का कार्य कर रहा था, वो एंटीलिया पर दावा ठोक देता है, वो दिल्ली हाई कोर्ट की भूमि पर दावा ठोक देता है, सुप्रीम कोर्ट की भूमि पर दावा ठोक देता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पर दावा ठोक देता है, दिल्ली प्रदेश के अनेकों संपत्तियों पर दावा ठोक देता है। उस विषय पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, ये इन्हें बताना चाहिए, इन्हें क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए जो वक्फ बोर्ड के द्वारा दावे ठोकने का कार्य किया गया, क्या दिल्ली हाई कोर्ट वक्फ की भूमि में बना हुआ है? क्या है समाजवादी पार्टी का इस पर स्टैंड? और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हमें सेक्युलरिज्म का ज्ञान ना दे। मुजफ्फरनगर दंगा जिनके शासनकाल में हो चुका हो, जिनके द्वारा निहत्थे राम भक्तों के माथे में गोलियां मार मार कर सरयू जी में डुबोने का कार्य किया गया हो, वो हमें इक्वालिटी का ज्ञान ना दें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ज्ञान ना दें। हम लोग संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबको बराबरी का अधिकार प्रदान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। इस विषय को इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर मुस्लिम महिलाओं को हम अधिकार प्रदान करने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं की हम चिंता कर रहे हैं, गरीब मुसलमान की हम चिंता कर रहे हैं, आम मुसलमान की हम चिंता कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को पेट में दर्द क्यों है? AIMIM को समस्या क्यों है? खड़गे साहब को पीड़ा क्यों है? विपक्ष को पीड़ा क्यों है? इस मुद्दे पर इन्हें बोलना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड के द्वारा क्या कुछ किया गया इन्हें बताना चाहिए। ठीक है, वाचस्पति जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा नहीं है कि वक्फ बिल का पहले संशोधन नहीं हुआ है। हमारी कांग्रेस की सरकार ने संशोधन किया, तो हम संशोधन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा एप्रीहेंशन ये है कि जो आज 4 वोट जो आपने बढ़ाए हैं 2 महिलाओं के नाम पर और 2 जजेस के नाम पर, हमें उस पर संशय है कि आप आगे चलकर उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, बहस इस समय केवल वक्फ बिल पर हो रही थी। वक्फ बिल के इतने अगर समर्थक है, ये सरकार इसकी समर्थक है या एनडीए अलायंस का समर्थक है, तो वक्फ बिल के लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है वो लगातार साल दर साल इन 10 सालों में कम क्यों कहेंगी? अगर आपको उनकी व्यवस्था मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आपको थोड़ा सा आप रखिए। आप अपनी बात पर कह सकते हैं, अपने समय पर कह सकते हैं, आप कहने नहीं दे रहे हैं। अरे आप कभी अपने पास पारसी को ले जाएंगे, पारसी का जितनी प्रॉपर्टी उस पर कब्जे करने की बात कर रही है, इसके बाद जैनों पे कर देंगे। इसी प्रकार फिर आप जाके बौद्धों पे कर देंगे, इसके बाद आप जैनों की संपत्ति नहीं कर देंगे। अरे जब मेरा वक्त है, आप मेरा वक्त क्यों ले रहे हैं? अब फिर मैं आपके वक्त में बोलूंगा तो फिर आपको अच्छा लगेगा क्या? बात तो जनता के बीच में आ जाने दीजिए। आपका मुद्दा क्या है, आपका विषय क्या है, आपका नैरेटिव क्या है, जनता के बीच में जाना चाहिए। और हमारा नैरेटिव क्या है वो निम्मी जी पूछ रही है, आप उसको न बताने के करके आप इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बलात् अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अविरल जी, आपसे सही उम्मीद नहीं थी कि आप बीच में इंटरप्ट करेंगे। ठीक है अविरल जी, वाचस्पति जी समय
का अभाव है यहाँ पर और इस चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।